स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द एक्जियो मिशन के पर्सपेक्टिव से है। एक्जियो मिशन जिसको कि हम AX4 के नाम से भी जानते हैं, जिसके थ्रू एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के वहाँ पे ले जाया जाएगा। तो आप देखिए कि मिशन का जो डेट है उसको यहाँ पे शेड्यूल किया गया है। अर्लियर फेज के अंदर भी डेट्स को शेड्यूल किया गया था, बट वेदर कंडीशंस वो बेटर ना होने की वजह से उसके लेटर फेज के अंदर में डिटेक्ट किया गया कि जैसे एयरक्राफ्ट के थ्रू एस्ट्रोनॉट्स को सेंड किया जाएगा, वहाँ पे ऑक्सीजन का जो लीकेज है वो हुआ है, तो ऑक्सीजन लीकेज को डिटेक्ट करने की वजह से उसको चेंज करना पड़ा। अब फिर से जो डेट है वो शेड्यूल हुआ है। स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो डिस्टेंस है वो क्या है, कहाँ पे वो सिचुएटेड है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। क्या लो अर्थ ऑर्बिट का जो एरिया है वहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो सिचुएटेड है? तो यस स्टूडेंट्स, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर ही वो सिचुएटेड है। अर्थ से कितना डिस्टेंस है? 400 किलोमीटर के आसपास अर्थ से जो डिस्टेंस है उसको ये कवर करता है। और ऑब्जर्वेशन के रिगार्डिंग में इसको जो सेटअप है वो किया गया था जो 5 इम्पोर्टेंट स्पेस का एजेंसी है वर्ल्ड का, उनके द्वारा। तो आप देखिए कि एक एजेंसी है US का नासा है। नासा के अलावा स्टूडेंट्स यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के अलावा आपको रसिया का जो स्पेस एजेंसी है उसका भी यहाँ पे इसके अंदर में कोलोबरेटिव इफ़र्ट्स हैं। रसिया के अलावा स्टूडेंट जापान है, और जापान के अलावा आपको कनाडा नाम का जो उनका स्पेस एजेंसी है उसका भी इसमें कोलोब्रेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। इंडियंस को यहाँ पे, इंडियन एस्ट्रोनॉट को यहाँ पे सेंड किया जाएगा इस मिशन के थ्रू। इंडिया के अलावा पोलैंड एंड हंगरी नाम का जो कंट्री है उसके भी एस्ट्रोनॉट्स उनको यहाँ पे सेंड किया जाएगा। जो लॉन्च व्हीकल है वो कौन सा है? स्पेस एक्स नाम का एक कंपनी है जो एलोन मस्क के कंट्रोल में है, एलोन मस्क के अंडर में है। तो आप देखिए कि उनका जो कंपनी है उसी का फाल्कन 9 नाम का जो लॉन्च व्हीकल है जिसके थ्रू इसका लॉन्च होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ईरान और इजराइल के पर्सपेक्टिव से है। इजराइल के द्वारा ईरान के टेरिटोरियल एरिया के ऊपर अटैक किया गया था। वेस्टर्न पावर कंट्रीज हैं, इजराइल है, इनका बेसिकली एलिगेशंस यही हैं कि ईरान के द्वारा उनके अगेंस्ट में जो एक डिफरेंट जो प्रॉक्सी वॉर्स है उसको कैरी आउट किया जाता है। प्रॉक्सी वॉर्स मीन्स कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ईरान के द्वारा अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को एडवांस किया जा सकता है, न्यूक्लियर बॉम्ब से उनको बनाया जा सकता है, जिससे कि एक रीजनल स्टेबिलिटी है उसके रिगार्डिंग में थ्रेट है वो ये क्रिएट कर सकता है। तो वेस्टर्न पावर कंट्रीज़ का टारगेट यही हुआ करता है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, उसको वहाँ पे डैमेज किया जाए। ईरान के द्वारा भी इसके अगेंस्ट में अपना जो रिस्पॉन्स है उसको कैरी आउट किया गया। उनके द्वारा मिसाइल्स हैं उनको लॉन्च किया गया है इजराइल के टेरिटोरियल एरिया के अंदर में। ईरान के द्वारा बैक किए जाने वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके अंदर में यमन के वहाँ पे जो होतीज हैं, होती रेबल ग्रुप हैं, उनके द्वारा भी अपना जो अटैक्स हैं वो कैरी आउट किए गए हैं इजराइल के अगेंस्ट में। अब आप देखिए कि एग्जाम के पर्पज़ से और आपको क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ईरान का लोकेशन आपको पता होना चाहिए, और लोकेशन के बारे में आपको ऑलरेडी हमने कल या परसों का जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर में आपको होमवर्क दिया था। तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना चाहिए जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है। तो ईरान के नाइबर कंट्रीज हैं स्टूडेंट, टर्की है, तुर्की है, टर्की है। आप देखिए कि टर्की के अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे इराक है, इराक जो कि वेस्टर्न पार्ट के अंदर अपना एरिया शेयर करता है। आर्मेनिया है, आर्मेनिया और अजरबैजान आपको पता होंगे, उनका भी एक कन्फ्लिक्ट था नागोर्नो काराबाख के रिगार्डिंग में। और फर्स्ट टाइम जो ड्रोन्स हैं उसी कन्फ्लिक्ट के दौरान में यूज किया गया था, जो कि आपको प्रेजेंट समय में ड्रोन एक न्यू वॉरफेयर का जो फ्रंट है वो देखने के लिए मिलता है। फिर आप देखिए कि इसके नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में कैस्पियन सी के साथ जहाँ पे एरिया शेयर करता है, वहाँ पे तुर्कमेनिस्तान के साथ में भी एरिया शेयर होता है, तुर्कमेनिस्तान के साथ में। इसके ईस्टर्न पार्ट के अंदर में अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के एरिया के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा वो बलूच कम्युनिटी का डोमिनेटेड एरिया है जिसको कि बलूचिस्तान के नाम से भी जानते हैं। मेन बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, कुछ पार्ट सदर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान के अंदर में है, और ईरान का जो सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस है जो कि एरिया अपना शेयर करता है। और उसी सिस्तान बलूचिस्तान के वहाँ पे चाहबार पोर्ट है जो कि इंडिया के कनेक्टिविटी के लिए इम्पोर्टेंट है। इंडिया को 10 ईयर के एग्रीमेंट की रिगार्डिंग में दिया जाता है। इंडिया के लिए तो बोथ कंट्रीज आप देखिए कि स्ट्रेटजिक पार्टनर हैं, एक रीजनल कनेक्टिविटी के लिए इम्पोर्टेंट है,
सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की कनेक्टिविटी, अफगानिस्तान के साथ में कनेक्टिविटी और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के रिगार्डिंग में ईरान का वहाँ पे इसराइल का जो इम्पोर्टेंस और डिफेंस कोलोब्रेशन है, और भी आप देखिए कि टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र है उसके रिगार्डिंग में इम्पोर्टेंस है। क्या हमारा जो ऑयल का जो सप्लाई है वो ईरान के थ्रू हुआ करता है। ऑलरेडी आप देखिए कि यूएस के सैंक्शंस हैं जिसकी वजह से हम ईरान से जो ऑयल का जो परचेज है वो नहीं करते हैं। हमारा जो परचेज है वो वेस्टर्न पावर जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं, इराक है, इराक के अलावा आप देखिए कि जो अदर कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया भी उसका पार्ट है, वहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इनका जब भी कन्फ्लिक्ट है तो आप देखिए कि जो वेस्ट एशिया का जो रीजन है उसमें डिस्टरबेंस होता है, और इंडिया का जो यहाँ पे क्रूड ऑयल का जो सप्लाई है उसके रिगार्डिंग में प्राइस यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है। प्राइस इंक्रीज होने के अलावा आप देखिए कि डिस्टरबेंस है वो क्रिएट हो सकता है। चार धाम यात्रा का एक रूट है। उत्तराखंड के अंदर में 4 इम्पोर्टेंट रिलीजियस प्लेसेज हैं, सेक्रेड प्लेसेज हैं, वहाँ पे यात्रा है वो की जाती है। और आप देखिए कि वहाँ पे एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर सर्विस है जिसको स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा टूरिज्म को बूस्ट करने के रिगार्डिंग में। अभी हेलीकॉप्टर का जो क्रैश है उसका इंसिडेंट सामने आया है जिसमें कुछ लोगों का डेथ हुआ। स्टूडेंट्स आप देखिए कि जब से इसको स्टार्ट किया गया कुछ वहाँ पे इंसिडेंट्स हैं वो सामने आए हैं हेलीकॉप्टर क्रैश के रिगार्डिंग में, तो उसके कंसर्न्स हैं। आने वाले समय के लिए यहाँ पे जो हेलीकॉप्टर सर्विस है उसको क्लोज किया गया है। क्या मेजर रीजन रहे हैं हेलीकॉप्टर क्रैश के रिगार्डिंग में? लो विजिबिलिटी एक मेन रीजन है, बैलेंस ना होना, लो विजिबिलिटी का सिचुएशन होना। तो लो विजिबिलिटी है उसको एक मेन रीजन है वो यहाँ पे बताया गया। एग्जाम के लिए आपको और क्या पता होना चाहिए? आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि केदारनाथ का जो एरिया है वहाँ पे लैंडस्लाइड का एक इंसिडेंट है वो भी सामने आया है। तो वो जो यात्रा है उसके रिगार्डिंग में कुछ जो रोका गया है कुछ एरिया के पर्सपेक्टिव से। तो लैंडस्लाइड क्यों हुआ करती है हिमालयाज़ के अंदर में? हमारे जो हिमालयाज़ हैं वो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। आप देखिए कि लेटेस्ट जो जियोलॉजिकल फीचर है आपको जो हिमालयन आपको माउंटेन्स हैं वो देखने के लिए मिलता है, क्योंकि हमारे जो ईस्टर्न घाट हैं, वेस्टर्न घाट हैं, अरावली का जो एरिया है वो तो उनका फॉर्मेशन आपको अर्लियर फेज के अंदर देखने के लिए मिलेगा। गोंडवाना लैंड का हम पार्ट हुआ करते थे, कोलिजन होता है, हिमालयाज का फॉर्मेशन होता है। हिमालयाज के बाद में आप देखिए कि जट प्लेन्स हैं वो फॉर्म करते हैं, प्लेन्स का फॉर्मेशन हिमालयाज के भी लेटर फेज में है। तो स्टूडेंट्स हिमालयाज अभी जो इंडियन प्लेट है वो कंटिन्यूस यूरेशियन प्लेट को पुश कर रही है। अभी जो पुशिंग सिचुएशन है वो कंटिन्यूस है, इस वजह से आपको लैंडस्लाइड है एक्टिव स्टेट के अंदर में हिमालय जो माउंटेन फॉर्मेशन है वो होने की वजह से वहाँ पे आपको लैंडस्लाइड एंड अर्थक्वेक है वो कंटिन्यूस देखने के लिए मिलेगा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द हमारे हिमालयन माउंटेन रेंज के बारे में हमने देखा। और एग्जाम के लिए आपको क्या इंपॉर्टेंट है वो 4 प्लेसेज हैं, उनका एक बार आप जरूर से प्रैक्टिस करना मैप के अंदर में कि कौन सा प्लेस है जो ईस्टर्न पार्ट के अंदर में है, कौन सा प्लेस है जो वेस्टर्न पार्ट के अंदर में है। तो सपोज कीजिए स्टूडेंट्स ये उत्तराखंड है, सपोज कीजिए उत्तराखंड है। उत्तराखंड का अगर हम कंपेयर करें वेस्टर्न पार्ट से ईस्टर्न पार्ट के रिगार्डिंग में, तो यहाँ पे आपको यमुनोत्री देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स? यमुनोत्री, जहाँ से यमुना रिवर है उसका ओरिजिन होता है। फिर गंगोत्री है, यमुनोत्री के बाद में गंगोत्री है। फिर आप देखिए कि केदारनाथ है, फिर केदारनाथ है, फिर बद्रीनाथ है, फिर बद्रीनाथ है। तो ये 4 धाम है, इनका यात्रा निकाला जाता है, इनका एक इम्पोर्टेंट रूट है। 4 धाम हाईवे है वो भी न्यूज में हुआ करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मानसून के समय में, लास्ट ईयर भी आप देखिए कि हमने देखा था कि ओल्ड राजेंद्र नगर का एरिया है दिल्ली के अंदर में, वहाँ पे स्टूडेंट्स का जो इंसिडेंट सामने आया था, लाइब्रेरी बेसमेंट के अंदर लाइब्रेरी था, स्टूडेंट्स का डेथ हुआ था। फिर आप देखिए कि एक स्टूडेंट मेंस लिखने वाला था और उसका एक इलेक्ट्रिकल पोल या गेट को टच करने की वजह से करंट वहाँ पे सप्लाई हुआ और उनका डेथ हो गया था। अब स्टूडेंट्स वैसा ही एक इंसिडेंट दिल्ली के अंदर फिर से सामने आया है, और मानसून के कंडीशन के अंदर में जो अर्बन एरियाज में इस तरीके का सिचुएशन जो क्रिएट होता है वो कंटिन्यूस अर्बन मैनेजमेंट ऐसे कंसर्न्स को रेज करता है। ऐसा ही एक इंसिडेंट है जो कुछ लोगों के बहने के बारे में भी बताया गया है। जैसे आप देखिए कि पुणे के अंदर में एक ब्रिटिश एरा के समय का जो ब्रिज है वो कोलैप्स हुआ, कुछ लोगों का वहाँ पे डेथ हुआ है। गोदावरी के अंदर भी एक इंसिडेंट बताया गया है। तो जैसे जैसे बारिश होगा ऐसे इंसिडेंट्स कॉमन होते हैं, बट फिर भी लोगों का जो कंटिन्यूस मूवमेंट है, टूरिज्म एक्टिविटीज़ हैं जो आपको उन एरियाज़ में देखने के लिए मिलेगा जहाँ पे लैंडस्लाइड का पॉसिबिलिटी है, जहाँ पे पॉसिबिलिटी है किसी भी तरीके का इंसिडेंट होने का बारिश के समय में।
स्टूडेंट्स यहाँ पे पुणे के वहाँ पे एक रिवर है, रिवर का नाम है इंद्रावती। इंद्रावती रिवर के बारे में बताया गया। इंद्रावती इंद्रायणी नाम का नदी है, सॉरी इंद्रावती नहीं है, इंद्रायणी नाम का नदी है। ये इंद्रायणी नाम का नदी है, ये सह्याद्री हिल्स से निकलता है। कौन सा हिल्स से निकलता है स्टूडेंट? सह्याद्री हिल्स से निकलता है। सह्याद्री हिल्स से निकलता है। होली रिवर इसको कंसिडर किया जाता है। हमारे जो इम्पोर्टेंट सेंट्स हैं उनके द्वारा इस इंद्रायणी रिवर को एक इम्पोर्टेंट रिवर बताया गया था। कौन कौन इम्पोर्टेंट सेंट हैं? संत तुकाराम है। संत तुकाराम के बारे में तो आपको पता होगा, महाराष्ट्र जिसको कि लैंड ऑफ रिफॉर्मर्स के नाम से भी हम जानते हैं। तो संत तुकाराम है जिनका यहाँ पे एक इम्पोर्टेंस है। संत तुकाराम का जो लाइंस जो हुआ करते थे, जिनको हम किसके नाम से जानते हैं, और वीर सावरकर जब सेल्यूलर जेल के अंदर में बंद थे, जो हमारे वीडी सावरकर साहब हैं, तो उनके द्वारा भी आप देखिए कि संत तुकाराम के जो अभंगाज हैं उनको गाया जाता था। उनके द्वारा अपना एक मोटिवेशन के काइंड में आप देखिए कि अपने आप को मजबूत रखने के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि संत ज्ञानेश्वर हैं, जो कि 13th सेंचुरी के सेंट देखने के लिए मिलेंगे। उनके द्वारा भी इस इंद्रायणी रिवर को एक इम्पोर्टेंट होली रिवर के रूप से रिकॉग्नाइज है वो किया गया। पीएम सर साइप्रस के विजिट के लिए गए हैं। इजराइल और ईरान का जो कन्फ्लिक्ट है, इजराइल और ईरान का कन्फ्लिक्ट होने की वजह से एयर स्पेस उस एरिया के अंदर में क्लोज था, एयर स्पेस उस एरिया में क्लोज था। तो पीएम सर के द्वारा जो रेड सी का एरिया है, जो आप देखिए कि एटिका नाम का जो कंट्री है, इथोपिया नाम का कंट्री है, उस एरिया से पीएम सर का जो प्लेन है वो गया साइप्रस के रिगार्डिंग में। साइप्रस जो कि आप देखिए कि मेडिटेरियन के वहाँ पे सिचुएटेड है। साइप्रस के बारे में इनसाइड द न्यूज़पेपर के अंदर एक न्यूज़ मेंशन है, वहाँ पे इसको रीड करेंगे। यूक्रेन के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनका स्टैंड है कि इंडिया एक वन काइंड ऑफ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। तो इंडिया को आप देखिए कि इंटरनेशनल जो लॉ हैं, कन्फ्लिक्ट हैं, उसके अंदर में एक इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले करना चाहिए। एक इम्पोर्टेंट रोल को प्ले करने के बारे में इनके द्वारा कहा गया। इंडिया हमेशा पीस का आप देखिए कि प्रीचर रहा है, पीस को इंडिया प्रमोट करता है। पीस के साइड इंडिया का जो स्टैंड है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के अंदर भी उनके द्वारा कहा गया था कि दिस टाइम इज नॉट फॉर द वॉर के रिगार्डिंग का नहीं है, युद्ध का नहीं है। आपको बुद्ध जो पीस है उसको यहाँ पे प्रमोट करना चाहिए। डीएनए प्रोफाइलिंग का एक प्रोसेस हुआ करता है जिसके थ्रू विक्टिम्स का जो आइडेंटिटी है उसको यहाँ पे कंफर्म किया जाता है हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के द्वारा। तो आप देखिए कि वॉइस रिकॉर्डर है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है, वो यहाँ पे उसको बेसिकली रिकवर किया गया है। इसके अलावा डीएनए जो प्रोफाइलिंग सिस्टम है उसके थ्रू आइडेंटिफिकेशन हुआ है। तो डीएनए प्रोफाइलिंग सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है? तो आप देखिए कि जो आइडेंटिकल जो ट्विन्स हैं उसके अंदर में एक एक्सेप्शन होता है, बट जो एवरी पर्सन है उसके अंदर में एक यूनिक काइंड ऑफ डीएनए का प्रेजेंस हुआ करता है। एवरी सेल ऑफ द बॉडी के अंदर में, किसी भी पर्सन का जो एवरी सेल है बॉडी के अंदर में, उसके अंदर में एक यूनिक आपको जो आइडेंटिफिकेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं उनके में उनके अंदर एक एक्सेप्शन है, उनके अंदर में आप देखिए कि सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसेस है वो हो सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया गया है यहाँ पे डीएनए प्रोफाइलिंग के बारे में कि समय के साथ में अगर वहाँ पे कोल्ड कंडीशंस हैं, कोल्ड कंडीशंस के अंदर तो आप देखिए कि डीएनए है वो डिग्रेड सिचुएशन में नहीं होता है। बट अगर वहाँ पे जो सिचुएशंस हैं वो यहाँ पे हॉट कंडीशन है, ह्यूमिड कंडीशंस हैं, तो डीएनए का डेथ के बाद में जो डिग्रेड है वो देखने के लिए मिलता है, डिग्रेड वहाँ पे होता है। बोन्स के एरिया में नहीं होगा, जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं वहाँ पे डीएनए का डिग्रेड होता है। नेक्स्ट अगर हम इसी वजह से आप देखिए कि बॉडी को कोल्ड के अंदर में जो प्रिजर्व है वो किया जाए, एक तो बॉडी को प्रोटेक्ट करने के रिगार्डिंग में भी हुआ करता है एक प्रोसेस। डीएनए के कौन कौन से यहाँ पे प्रोसेस हैं जिसमें आइडेंटिफिकेशन होता है, जिसमें प्रोफाइलिंग है वो किया जाता है। तो आप देखिए कि किसी भी रिलेटिव के साथ में एक शॉर्ट टेंडम रिपीट का एक प्रोसेस है, एसटीआर का एक प्रोसेस है, शॉर्ट टेंडम रिपीट का एक प्रोसेस है, जिसके थ्रू यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन होता है माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए प्रोसेस है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रोसेस है, उसके थ्रू में। और स्टूडेंट्स वाई क्रोमोसोम एनालिसिस भी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू भी यहाँ पे आइडेंटिफाई है वो किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स फ्लू गैस डीसल्फ्राइजेशन के बारे में है। फ्लू गैस बेसिकली क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जो फोशियल फ्यूल्स हैं उनके बर्निंग के समय में जो गैस रिलीज होती है जिसको कि फ्लू गैस के नाम से जानते हैं। तो फ्लू गैस बेसिकली एमिटेड बाई एज ए प्रोडक्ट ऑफ द कम्बेशन ऑफ द फोशियल फ्यूल्स। इसमें पोल्यूटेंट जो बेसिकली कौन कौन से हुआ करते हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और पार्टिकुलेट मैटर्स हैं। ये कुछ गैसेज हैं जो रिलीज होती हैं फोसिल फ्यूल्स के बर्निंग के समय में। फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन का प्रोसेस क्या है कि जो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का जो एमिशन हुआ करता है उसको टारगेट है वो किया जाता है। और टारगेट कैसे किया जाएगा? ड्राई सोर्बेंट नाम का एक प्रोसेस है, वेट लाइमस्टोन को यूज करते हुए सी वाटर के थ्रू में। कोस्टल एरियाज के अंदर में अगर थर्मल पावर प्लांट है तो सी वाटर को भी एक कूलेंट के रूप से यूज किया जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है उसको यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के रिगार्डिंग में लीकेज को उसको उसका जो एमिशन है उसको रोकने की रिगार्डिंग में। सल्फर डाइऑक्साइड आप देखिए कि ग्लोबल वार्मिंग का एक गैस है। 2015 के समय में हमारी मिनिस्ट्रीज के द्वारा ये बेसिकली यहाँ पे प्रोविज़न लाया गया था कि फ्लू गैस डिसल्फ्रेशन का जो यूनिट्स है जिसको सेटअप किया जाए और गैस को वहीं पे ही जो कैप्चर है वो कर लिया जाए, जिसके एटमॉस्फेयर के अंदर में एमिशन है वो ना हो। अभी एक कमेटी आ सकता है, कमेटी का रिपोर्ट के अंदर में बताया गया है कि सभी थर्मल पावर प्लांट्स के ऊपर में ये ना हो, सभी थर्मल पावर प्लांट्स के ऊपर में ना हो और रेस्ट्रिक्शंस कुछ लिमिटेड एरिया के अंदर में लगाया जाए और इंडिया अपना जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है उसको यहाँ पे कैरी आउट करे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कि 2005 के समय में एक फॉरेन एंटिटी के रूप से इसको कंसीडर किया जाता है, कुछ रिलैक्सेशन है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। सेमीकंडक्टर के रिगार्डिंग में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को कुछ रिलैक्सेशंस दिए गए हैं। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर में बूस्ट का क्यों इंपॉर्टेंस है? एक तो आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा सेमीकंडक्टर मिशन के थ्रू 76,000 करोड़ का जो सपोर्ट है वो उसको प्रोवाइड किया गया। 35% जो सेमीकंडक्टर का जो प्रोडक्शन है वो चाइना के थ्रू हुआ करता है, चाइना के अंडर में है। अब आप देखिए कि इंडिया को अपना प्रेजेंस को इंक्रीज करना है। कोविड-19 के समय जो इसका इम्पोर्टेंस है वो देखने के लिए मिला था। और इंडिया के अंदर भी आप देखिए कि गुजरात में सनद नाम की जो जगह है जहाँ पे इसका जो प्रोडक्शन है जिसको कि स्टार्ट किया गया है, वहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको सेटअप किया गया। ONGC नाम का जो हमारा जो आप देखिए कि नवरत्ना कंपनी है, इम्पोर्टेंट PSU है, उसका एक बेसिकली जो गैस का वॉल सेंटर है जहाँ पे आप देखिए कि लीकेज है वो हुआ है, कि आसाम के अंदर में है। शिवसागर नाम का जो जगह है आसाम के अंदर में जहाँ पे ये लीकेज है वो हुआ है। इंडियन PM है जो साइप्रस के विजिट के लिए गए। साइप्रस आप देखिए कि उसके नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में टर्की का प्रेजेंस है, तो टर्की के द्वारा इंडिया के अगेंस्ट में जो स्टैंड लिया गया, तो इंडिया अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स को यूज़ करते हुए एंटी जो टर्की के जो विंग्स हैं, जो कंट्रीज हैं, उनके साथ में इंडिया अपना रिलेशन है उसको बूस्ट करेगा। क्योंकि हमारा आप देखिए कि जो टूरिस्ट हैं वो काफ़ी सारे टर्की के वहाँ पे जाया करते थे। और टर्की जो कि बेसिकली टूरिज्म इकोनॉमी का एक टूरिज्म उनका एक इकोनॉमी के अंदर में इम्पोर्टेंट सेक्टर है। तो इंडियन PM है जो साइप्रस के लिए गए हैं। साइप्रस के द्वारा इंडिया के जितने भी स्टैंड्स हैं उनको सपोर्ट किया गया है। 2002 के बाद में किसी इंडियन PM का साइप्रस के वहाँ पे विजिट है, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है? मेडिटेरियन सी के अंदर में सिचुएटेड है। अपोजिशन के पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा PM सर का जो ऑफिशियल विजिट है जो कि साइप्रस के वहाँ पे है, फिर G7 पे जाएंगे और वापस से रिटर्न करते हुए क्रोशिया के वहाँ पे उनका विजिट होगा। तो आप देखिए कि अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा कहा गया है कि उनके द्वारा मणिपुर को भी विजिट करना चाहिए, मणिपुर की सिचुएशन के रिगार्डिंग में। तो ये आप देखिए कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, राजस्थान के अंदर में एक पायलट बेसिस के ऊपर एक प्रोजेक्ट है, पायलट बेसिस के ऊपर एक प्रोजेक्ट चलाया गया है। कैश प्लस मॉडल का वो कॉन्सेप्ट है जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग का सिचुएशन है, डाइटरी डाइवर्सिटी है, इन सभी को वुमेन्स के अंदर में बूस्ट है वो किया जा सके। ब्रेस्ट मिल्क के बारे में अगर हम स्टूडेंट से डिस्कस करें तो किसी भी चिल्ड्रन का जो डेवलपमेंट है, चिल्ड्रन के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में माँ का जो आप देखिए कि मिल्क है वो मिलना चाहिए किसी भी चिल्ड्रन को अर्लियर फेज ऑफ लाइफ के अंदर में, जिससे कि उनका जो इम्यूनिटी बूस्ट है वो हो सके, उनका यहाँ पे किसी भी डिजीज़ से फाइट करने का जो इम्यून सिस्टम है उसके बूस्ट के रिगार्डिंग में वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के अलावा यहाँ पे कैश प्लस जो मॉडल स्कीम है जिसको कि चलाया गया राजस्थान के अंदर में, इस तरीके से जो डाइटरी डाइवर्सिटी है उसको भी बूस्ट किया जा सके। तो आपको बस एज ए इनिशिएटिव के बारे में पता होना चाहिए। ब्रिटिश नेवी का एक फाइटर जेट है जिसमें इमरजेंसी लैंडिंग किया गया केरल के वहाँ पे। हो सकता है लैंडिंग उनका फ्यूल का रिक्वायरमेंट हो, किसी अदर रीजन की वजह से भी की जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि जेंडर गैप रिपोर्ट है जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो रिलीज करता है। जेंडर गैप रिपोर्ट है, जेंडर
गैप रिपोर्ट है। जेंडर गैप रिपोर्ट के अंदर में क्या बताया गया है, इंडिया के जो यहाँ पे रैंकिंग है वो आप देखिए कि इंक्रीज हुआ है, इम्प्रूव नहीं हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो डिक्लाइन देखने के लिए मिला। हमारे मैक्सिमम एरियाज हैं वो बेटर हैं, बट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का जो एरिया है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के अंदर में हमारा जो सिचुएशन है वो बेटर नहीं है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के अलावा स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है जिसको भी बूस्ट करता है। फीमेल को जो हर एक पॉलिसी फ्रेमिंग के अंदर में एक इम्पोर्टेंट पार्ट है उनका होना चाहिए। फिर आप देखिए कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन के अलावा अगर हम बात करें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और एजुकेशन का जो सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर के अंदर में इम्प्रूवमेंट है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट तो आप देखिए कि कंटिन्यूस बेटर है, अर्बन लोकल बॉडी हो, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हो, और अब तो गवर्नमेंट के द्वारा वुमेन रिजर्वेशन एक्ट जो है उसको भी पास किया गया है पार्लियामेंट्री एंड लेजिस्लेटिव असेंबली का जो सीट्स हैं उसके पर्सपेक्टिव से। एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन है जिसको कि इंडिया को सिंसियर वे के अंदर में कैरी आउट करना चाहिए। एयरक्राफ्ट जो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, DGCA है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का जो इम्पोर्टेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशंस है, ग्लोबल लेवल के ऊपर भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ में कोऑपरेट करते हुए इस बेटर जो इन्वेस्टिगेशन है उसको कैरी आउट करने का ज़रूरत है। ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क के अंडर में है, ग्रीनलैंड को अपने कंट्रोल में लेने के रिगार्डिंग में यूएस के पॉलिटिकल लीडर का स्टेटमेंट था अर्लियर फेज में, तो उसी को आप देखिए कि काउंटर करने के रिगार्डिंग में फ्रांस के जो लीडर हैं जो कि ग्रीनलैंड के वहाँ पे विजिट के लिए गए हैं। होती जो कि यमन के वहाँ पे हैं, जो कि अपना मिसाइल्स के थ्रू, बैलिस्टिक मिसाइल्स के थ्रू इजराइल को टारगेट कर रहे हैं, जिनको ईरान के द्वारा बैक है वो किया जाता है। कंबोडिया और थाईलैंड का आप देखिए कि बॉर्डर इश्यू है, उसके रिगार्डिंग में वर्ल्ड का जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वहाँ पे विजिट किया गया। और सऊदी अरेबिया के अंदर में स्टूडेंट्स एक जर्नलिस्ट हैं जिनके द्वारा करप्शन की एक्टिविटीज़ के बारे में मेंशन किया गया था, अब उनको एग्जीक्यूट है वो कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो जर्नलिस्ट के अगेंस्ट में जो क्राइम है वो देखने के लिए मिला है। ईरान और इजराइल के ही बारे में है, यूएस के द्वारा कहा गया ईरान अगर रिटेलिएट करता है, फुल अटैक करता है तो जो यूएस का फोर्सेज है वो उसको डिफेंड करेंगे, इजराइल के साथ उनका सपोर्ट दिया जाएगा। और इजराइल का जो टारगेट है कि जो उनके सुप्रीम लीडर हैं जो 1979 के समय में ईरानियन रिवोल्यूशन के थ्रू, जिनके थ्रू आप देखिए कि रिलीजियस लाइन के ऊपर ईरान को सेटअप किया गया, तो उसको बेसिकली आप देखिए कि जो एलिमिनेट करने का या उनको असैसिनेट करने का जो इजराइल का प्लान था जिसको कि यूएस के द्वारा बैक वीटो है वो कर दिया गया है। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।